and welcome. This is Kavita and you are watching AMI Made Easy. In this video we will discuss about classification of solids. इस वीडियो में हम जो अपनी पिछली वीडियो में हमने जो नई लेसन स्टार्ट की थी अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसी से रिलेटेड एक उसी चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्योंकि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है सॉलिड की वो जानना हमें काफी जरूरी है। तो देखते हैं कि सॉलिड्स को हमने किस कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। तो सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन उनके जो बॉन्डिंग के टाइप्स होते हैं, नेचर होते हैं, किस तरह के वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उस बेसिस पे सॉलिड्स के जो है क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। तो जनरली सॉलिड्स जो है वो फोर टाइप्स में, फोर कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, जैसे कि आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और क्रिस्टल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स के बारे में। In these crystals, ions are held together by strong electrostatic force of attraction. यहाँ पे जो भी हम स्ट्रक्चर अगर किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर वहां पे हमको आयंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये आयोनिक क्रिस्टल्स बोले जाते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम आयंस फॉर्म करते हैं, आयन से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स। इन दिस क्रिस्टल्स आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Each positive and negative charges are held together by certain fixed number of opposite ions at fixed points in 3D space. These points are called lattice points. Example, NaCl is an ionic crystal. In NaCl, each Na plus ion is surrounded by 6 Cl ions, which is negative, and vice versa. तो अगर हम आयोनिक क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं और दोनों ही एक सर्टेन जगह पे फिक्स पोजीशन पे कुछ सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिट आयंस के साथ घिरे हुए रहते हैं। अगर मान लीजिए पॉजिटिव आयन है तो उसके चारों तरफ कुछ फिक्स नंबर ऑफ ऑपोजिट आयंस दैट मींस नेगेटिव आयंस होंगे और वो फिक्स पोजीशन पे ही होंगे, वो उस जगह से नहीं हिलेंगे, वो फिक्स्ड रहते हैं, उसका जगह हमेशा फिक्स्ड रहेगा और कितना चार्ज वहाँ पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कितने रहेंगे वो भी फिक्स्ड होता है और उस पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। Lattice points क्या है? Lattice points are the positions or coordinates if you wish where you can place an atom. Therefore, you can find either atoms or vacancies in the lattice points of a crystal structure. Lattice points क्या है? ये वो जगह है, ये वो पोजीशन है जहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर हम किसी एटम को, आयन को या मॉलिक्यूल को प्लेस करते हैं, वहाँ पे उसको हम रखते हैं। लैटिस पॉइंट वो जगह है जहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आपको आयंस और एटम्स देखने को मिलेंगी। वो पोजीशन जहाँ पे हम अपने एटम्स को, आयंस को प्लेस कर सकते हैं वो होता है लैटिस पॉइंट्स। जैसे कि इस आयोनिक क्रिस्टल्स में एक आयोनिक क्रिस्टल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl में Na जो है वो पॉजिटिव आयन है और इसके चारों तरफ Cl आयन रहता है। Cl ions, that means negative ions, chlorine ions. एक Na पॉजिटिव आयन है, एक Na अगर आयन है तो उसके चारों तरफ 6 क्लोरीन आयन्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर क्लोरीन आयन है तो उसके चारों तरफ हमें Na आयन्स को देखने को मिलेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस है। जैसे Na है पॉजिटिव चार्ज तो उसके चारों तरफ हमको Cl क्लोरीन माइनस जो नेगेटिव आयन्स है वो देखने को मिलेंगे। अगर क्लोरीन है नेगेटिव आयन तो उसके चारों तरफ हमें पॉजिटिव आयन दैट मींस Na देखने को मिलेंगे। सॉरी आपको थोड़ी मेरी आवाज खराब लगेगी बिकॉज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, सो आई होप यू विल मैनेज। अब देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आयोनिक क्रिस्टल्स में काफी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है
उनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी काफी हाई होती है। दैट मीन्स कि द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब इफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज वेपोराइज्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। The quantity of heat that must be absorbed if a certain quantity of liquid is vaporized at a constant temperature। अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो कितना वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपोराइज होगा, तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो हाई होती है। ये काफी हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल के इंसुलेटर्स है, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। बट अगर वो मोल्टन स्टेट में रहते हैं या सॉल्यूशन स्टेट में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है कोवैलेंट सॉलिड। Atoms are held together by covalent bonds, covalent linkages in a continuous network। यहाँ पे जो एटम है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं या कोवलेंट लिंकेजेस में रहते हैं और कंटिन्यूअस नेटवर्क में रहते हैं। The covalent bonds extend in 2 or 3 dimensions to form a giant network structure। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो या तो 2D या 3D स्पेस में बहुत चारों तरफ फैल जाते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर बना सके। इस एंटायर स्ट्रक्चर में कहीं पे भी आपको कोई सिंगल मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेगा, जो भी रहेगा वो हमेशा बॉन्ड में रहेगा, बॉन्ड फॉर्म करके रहेगा। इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर नो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसकी भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। बट ग्रेफाइट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट भी कोवलेंट सॉलिड है बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कार्बन जो होते हैं, उसके बीच में कुछ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। इसलिए ग्रेफाइट जो है वो कोवलेंट सॉलिड तो है बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये हार्ड होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। फिर से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट जो सॉलिड्स है, ये कोवलेंट सॉलिड्स तो है बट जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनका जो बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ग्रेफाइट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स तो फॉर्म करता है बट वो एक लेयर की तरह अरेंज होता है, एक 2D शीट्स की तरह अरेंज होता है। ठीक है, वो शीट्स जो होता है उस शीट्स के अंदर ग्रेफाइट जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बट वो जो आपस में जो शीट्स रहते हैं वो एक ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ऐसे कई सारे शीट्स होते हैं, वो शीट्स के फॉर्म में बना होता है। उस शीट के अंदर आपको कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो शीट्स आपस में वो शीट्स का जो बॉन्डिंग होता है, दो शीट्स का बॉन्डिंग जो होता है वो काफी वीक होता है, वहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होता है। कोवलेंट रिंग फॉर्म करता है वो 2D शीट्स को लेकर। इसलिए ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है और वो सॉफ्ट भी है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग तो हो रहा है बट थोड़े से अलग टाइप में, वो शीट्स फॉर्म कर रहा है, शीट्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रहा है बट वो जो आपस में दो शीट्स है ना उसके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होता है और काफी वीक होता है। इसलिए यहाँ पे ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। Although the bonding of atoms within each individual layer is covalent, but the bonding between layers is weak. Hence, graphite is soft and slippery. क्योंकि हर इंडिविजुअल लेयर के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होता है, इसलिए इसकी जो बॉन्डिंग है वो काफी वीक होती है और ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। मेटालिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स। मेटालिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स में हम देखते हैं किस तरह से बॉन्डिंग होती है और क्या क्या चीजें होती है। इन दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय केर्नल्स। केर्नल्स क्या है? एक पॉजिटिव आयन है, मेटल्स का ये एक पॉजिटिव आयन है, इसको ही हम केर्नल्स कहते हैं। These positive ions are fixed at some points in 3D space called lattice points.
ये जो पॉजिटिव आयंस है ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं कुछ एक फिक्स्ड जगह पे फिक्स्ड होते हैं। लैटिस पॉइंट जिसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स, उस लैटिस पॉइंट्स में ये पॉजिटिव आयंस फिक्स्ड होते हैं। ये जो कैंडल्स होते हैं ना, ये पॉजिटिव आयंस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कहीं कहीं पे ये आपको पॉजिटिव आयंस देखने को मिलेंगी। ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के सी में, दैट मीन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कहीं पे इमर्ज्ड रहते हैं। पॉजिटिव आयंस आर इमर्ज्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज के बीच में आपको कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। मेटालिक बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज कैरनास एंड इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्ड क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और कैरनास क्या है? पॉजिटिव आयंस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस कैरनास के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ये पॉजिटिव आयंस देखने को मिलेंगे और इसके बीच में बहुत सारे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो कैरनास है ये फिक्स्ड है, अपने लैटिस पॉइंट में ये पॉजिटिव आयंस जो है वो फिक्स्ड है, और आपको ये बहुत सारे बीच में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बहुत सारे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हाईलाइट किया है। यहाँ पे काफी ज्यादा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बीच में ये जो कुछ कैरनास है पॉजिटिव आयंस, वो एक जगह पे फिक्स्ड है लैटिस पॉइंट्स पे। अब देखते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैरनास एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हार्ड एंड टफ। ये काफी हार्ड होते हैं और टफ होते हैं, क्योंकि इनके बीच में, कैरनास और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जब हम इसे कट करते हैं तो इसके ऊपर ऊपरी सतह जो होती है उस पर काफी शाइन मिलता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होती है, बट यहाँ पे भी अल्काली मेटल्स के लिए एक्सेप्शन है, उनकी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो उतनी हाई नहीं होती। ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमको लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगी। फ्री इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे काफी मिल जाती है, इसलिए ये जो है काफी अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और इसमें सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट है, सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड और क्रिस्टल्स क्या है। In these lattice points are occupied by chargeless molecules. Collection of molecules held together by intermolecular forces. Structure is maintained through intermolecular forces rather than metallic bonds or covalent bonds or ionic bonds. These intermolecular forces are hydrogen bonds or van der Waals forces. For example, ice is a molecular solid. In ice, the forces of attraction between water molecules are H bonds, that is hydrogen bonds. तो molecular solids में क्या होता है, जो lattice points है वहाँ पे वो जगह को ऑक्यूपाई करता है चार्जलेस मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। चार्जलेस मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर जो है चार्जलेस मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलती है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या क्रिस्टल्स के अंदर। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो जो है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है, मॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल को दूसरा मॉलिक्यूल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट करके होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स है वो जो है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक जगह पे बांध के रखता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी फोर्स की वजह से मेंटेन होकर रहता है। इसमें कोई मेटालिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं है या आयनिक बॉन्ड्स नहीं है। यहाँ पे हमको कोई भी मेटालिक, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो भी है, जो भी अट्रैक्शन है, जो भी फोर्स है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के होंगे या तो फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस। जैसे कि अब हम लेते हैं आइस। आइस एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसके अंदर क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां पे
H बॉन्ड्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हैं। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस तरह के जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इस तरह के सॉलिड्स को हम इजीली नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। वो काफी सॉफ्ट होते हैं, इसको हम सॉफ्ट सॉलिड भी कह सकते हैं क्योंकि ये इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। जैसे कि पोटाशियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी लो होती है। ये वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं, इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी लो होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं विस्कर्स क्या है। तो क्लासिफिकेशन तो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है विस्कर्स। विस्कर्स क्या है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसलोकेशंस ऑफ फ्री क्रिस्टल्स। दे आर सिंगल हेयर लाइक क्रिस्टल्स ऑफ लेंथ 13 mm. These are much stronger than polycrystals of same material, have unique electrical, magnetic or surface properties. These are used in materials to increase their strength. Whiskers are the most defect-free crystalline solids available. Whiskers क्या है? जब भी हमें कोई सब्सटेंस को, कोई सॉलिड को स्ट्रेंथ देने की जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत पड़ती है, वहां पे किसी भी मेटल के या किसी भी चीज के हमको स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करने की जरूरत है तो हम वहां पे विस्कर्स को यूज करते हैं क्योंकि विस्कर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। विस्कर्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जो फ्री क्रिस्टल्स है उसके डिसलोकेशन अगर हो तो उसके थ्रू विस्कर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये विस्कर्स जो है वो काफी ज्यादा पतली सी होती है और बट ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है, एकदम एक पतली सी हेयर की तरह, सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। उसकी लेंथ भी 13 mm से ज्यादा नहीं होती है। इसके अंदर काफी यूनिक इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और सरफेस प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए ये यूज किया जाता है मटेरियल के स्ट्रेंथ को, उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए। विस्कर्स जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट डिफेक्ट फ्री क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी तक जो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें से डिफेक्ट फ्री, सबसे ज्यादा डिफेक्ट फ्री कोई सॉलिड है तो वो है विस्कर्स। विस्कर्स आर द मोस्ट डिफेक्ट फ्री क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अवेलेबल। अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फ्स या पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फ्स मेटल्स व्हिच हैव मोर देन one crystal structure, that is they have different structure arrangement in different conditions. Polymorphism, this phenomena in which metals have different structural arrangement in different conditions is called polymorphism. They also have different properties of like melting point, density, hardness, electrical conductivity, etc. Example, diamond and graphite are two different polymorphic forms of carbon. Polymorphism, पॉलीमॉर्फ्स क्या है? जब भी कोई मेटल के एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, दैट मीन्स कि उनके हर डिफरेंट डायरेक्शन में उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है, डिफरेंट कंडीशंस में उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। तो उस तरह की मेटल्स को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? दिस फेनोमेना इन विच मेटल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन डिफरेंट कंडीशंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो फेनोमेना है जहाँ पे हर डिफरेंट कंडीशंस में उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाती है, उस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके काफी अलग अलग कंडीशंस में इसके प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हर अलग अलग कंडीशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में इनकी मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो सारी चीजें वो डिफर करती है, वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों एक कार्बन का ही फॉर्म है, ठीक है, कार्बन का ही एक सब्सटेंस है, बट एक पॉलीमॉर्फिक, ये जो है कार्बन का दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है, डायमंड और ग्रेफाइट। एक कंडीशन में वो जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड की तरह हो जाता है और डायमंड हमको मिल जाता है, और एक कंडीशन में, अलग कंडीशन में हमको वो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में मिल जाता है, ग्रेफाइट बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो है पॉलीमॉर्फ्स है, कार्बन के ये पॉलीमॉर्फ्स है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो इंस्टेंटली मिल जाए। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो सके। थैंक यू।